इस नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेके हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और तय समय में काम पूरा करने को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रूख अपनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या खराब काम बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कहीं भी सड़क निर्माण में कमी या खराब गुणवत्ता पाई जाती तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश मंत्रालय में हुई पीडब्ल्यूडी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में की। महानदी भवन में आयोजित इस बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राज्य में चल रहे सड़क और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान बाग बहरा कोदबा सड़क की खराब स्थिति का मामला भी सामने आया। सड़क की हालत पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि यह सड़क कुछ साल पहले ही बनी थी, लेकिन इतनी जल्दी इसकी हालत खराब हो जाना गंभीर है। अगर कोई सड़क 4 साल भी ठीक से नहीं चल पाती तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में निर्माण कार्यों की पूरी जाँच कराने के निर्देश दिए। पता लगाया जाए कि आखिर सड़क इतने जल्दी कैसे खराब हो गई। यह भी निर्देश दिया कि सड़क निर्माण के टेंडर जारी होने से लेकर काम देने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय सीमा हो। उन्होंने कहा कि कई बार ठेकेदार बहुत कम दर यानी बिलो रेट पर टेंडर ले लेते हैं, लेकिन बाद में काम समय पर और सही गुणवत्ता से पूरा नहीं होता। ऐसे स्थिति में ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अगर कोई ठेकेदार बिलो रेट पर काम लेता है तो उसे तय समय और अच्छी गुणवत्ता के साथ काम पूरा करना होगा। बैठक में कई बड़े सड़क प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। इनमें मनेंद्रगढ़ से सूरजपुर, अंबिकापुर, पत्थलगांव, कुनकुरी और जशपुर होते हुए झारखंड सीमा तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति पर चर्चा हुई। ये सड़क करीब 353 किलोमीटर लंबी है और इसमें कई जिलों के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। पत्थलगांव कुनकुरी हिस्से में जमीन अधिग्रहण और मुआवजा देने की जानकारी दी गई। इसके अलावा अंबिकापुर, सेमरसोत, रामानुजगंज, गढ़वा, गीतम, दंतेवाड़ा सड़क मार्ग, चांपा, शक्ति, रायगढ़ से ओडिशा सीमा तक जाने वाली सड़क, रायपुर दुर्ग मार्ग और चिल्फी क्षेत्र की सड़कों और कई अन्य परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कामों को तय समय में अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिले। सरकारी भवनों के निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश में कई सरकारी भवनों का डिज़ाइन बहुत पुराना नजर आता है। अब जरूरत है नए भवन आधुनिक डिज़ाइन और नई तकनीक के साथ बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए अब हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे कम जमीन में ज़्यादा और बेहतर सुविधाएं विकसित हो सकती है। उन्होंने राजभवन रायपुर में बन रहे गेस्ट हाउस को भी आधुनिक और गरिमामय रूप में तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का खास जलवा मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि रायपुर से 3 युवाओं का सिविल सर्विसेज के लिए चयन हुआ है। इसमें शहर में खुशी का माहौल है और परिवार से लेकर जानने न जानने वाले लोगों तक सभी इन नौजवानों की कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। आमतौर पर रायपुर से यूपीएससी में बहुत कम चयन होते हैं, लेकिन इस बार परिणाम ने शहर की तस्वीर बदल दी है। रायपुर के गढ़ियारी के रहने वाली वैभवी अग्रवाल ने प्रदेश में सबसे शानदार प्रदर्शन कर 35वीं रैंक लाई। इतनी अच्छी रैंक आने के कारण उन्हें आईएएस मिलने की पूरी संभावना है। वैभव की कामयाबी इसलिए भी खास है कि उन्होंने तीसरे प्रयास में परीक्षा पास की। पहले प्रयास में उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। मेहनत और धैर्य के दम पर उन्होंने आखिरकार ये बड़ी सफलता हासिल की और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। रायपुर से ही रौनक अग्रवाल और संजय डहरिया का भी यूपीएससी में चयन हुआ है। 3 युवाओं के एक साथ चयन से राजधानी रायपुर इस बार रिजल्ट में खास तौर पर सामने आया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आमतौर में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और दुर्ग भिलाई का माहौल ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वहाँ कोचिंग और तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या भी अधिक रहती है। इसके बावजूद इस बार दोनों शहरों से शायद कोई चयन नहीं हुआ, लेकिन रायपुर ने बाजी मारी है। इस बार पूरे छत्तीसगढ़ से कुल 5 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें दर्शना सिंह बघेल को 383 रैंक और उनके भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में जाने की संभावना बताई जा रही। वहीं
धमतरी के रहने वाले डायमंड सिंह ध्रुव ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस वक्त डीएसपी के पद पर काम कर रहे हैं और नौकरी रहते हुए ही उन्होंने यूपीसी की तैयारी की थी। उन्होंने इस परीक्षा में 623वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा रायगढ़ जिले से संजय गुप्ता के चयन की खबर सामने आई है। उन्हें 452वीं रैंक मिली है। देखा जाए तो इस बार छत्तीसगढ़ के कई जिलों के युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। पूरे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है। राज्य के युवाओं की इस बड़ी सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी चयनित विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इन युवाओं ने अपनी मेहनत लगन से न केवल पूरे परिवार बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और अन्य युवा भी इनसे प्रेरित होंगे और आगे चलकर बड़ी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव का असर अब भारत के गैस बाजार पर पड़ रहा है। सरकार ने संभावित गैस किल्लत को देखते हुए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी कीमत है। अब 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर दिल्ली में 913 रुपये में मिलेगा। सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति के कारण ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है। खास तौर पर ईरान से जुड़े तनाव के कारण समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। सरकार पहले से तैयारी कर रही है ताकि देश में गैस की कमी न हो। सबसे ज़्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बताई जा रही है। समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी से अरब सागर को जोड़ता है और दुनिया के बड़े हिस्से की तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग आधा कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में गैस इसी मार्ग से आयात करता है। इस रास्ते पर आवाजाही प्रभावित होती तो सप्लाई पर सीधा असर होगा। इस बीच भारत को गैस सप्लाई करने वाले बड़े देशों में शामिल कतर से भी चिंता की खबर है। वहां एक एलएनजी प्लांट में उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। भारत अपनी ज़रूरत के करीब 40% एलएनजी कतर से आयात करता है, इसलिए उसका असर सप्लाई पर पड़ेगा। स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी तेल रिफाइनरी कंपनी को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोपेन व ब्यूटेन गैस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रसोई गैस बनाने में करें। साथ ही इन गैसों की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को देने के लिए कहा गया है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं हो। सरकारी तेल कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम प्रमुख है। इन कंपनियों के जरिए देश भर में गैस सिलेंडर की सप्लाई होती है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। देश के पास पेट्रोलियम और गैस का पर्याप्त भंडार है और सप्लाई को बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को रसोई गैस की कमी का सामना ना हो। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आमने सामने होगी। खास बात यह है कि दोनों ही टीमें पहले इसी मैदान पर साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। ये एक अजीब इत्तेफाक है, लेकिन अब वही जगह उन्हें खिताब जीतने का मौका देगी। भारत पहले 2 बार चैंपियन रह चुका है, जबकि न्यूजीलैंड 2021 में एक बार फाइनल में पहुंचा था और हार गया था। भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ मैच से की थी। सूर्य कुमार यादव ने 84 रन की पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में रखा। इसके बाद भारत ने नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को आसानी से हराया। ग्रुप 8 के स्टेज में भारत को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन बनाकर शानदार वापसी की और वेस्टइंडीज़ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन बनाए। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथल ने शतक लगाया और मैच को रोमांचक बना दिया। भारत ने आखिरी ओवर में जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली। भारत की बल्लेबाजी में ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने योगदान दिया। खासतौर पर संजू सैमसन नॉकआउट मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे और फाइनल में भी उनकी पारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान और यूएई को हराकर की। हालांकि अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से हार मिली, लेकिन सुपर 8 में कनाडा और श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 170 रन का लक्ष्य सिर्फ 12.5 ओवर पूरा कर सभी को चौंका दिया। न्यूजीलैंड की ताकत उसकी ओपनिंग जोड़ी फिन एलन और टीम सेफर्ट रही, जिन्होंने टीम को तेज शुरुआत दी। गेंदबाज में मैट हर्नी, लॉकी फर्गूसन और माइकल सेंटनर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंकड़ों के अनुसार न्यूजीलैंड की बैटिंग औसत भारत से बेहतर है, जबकि भारत ने ज़्यादा चौके छक्के लगाए हैं।
गेंदबाजी में दोनों टीमें लगभग बराबर है। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या महत्वपूर्ण है। वहीं न्यूजीलैंड की ताकत उसकी ओपनिंग और संतुलित गेंदबाजी है। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और कमजोरियों के कारण फाइनल रोमांचक होगा। भारत के लिए ईशांत सूर्यकुमार और संजू मैच का रुख बदल सकते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी और मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी टीम को जीत दिला सकती है। बहरहाल 8 मार्च का फाइनल मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए और क्रिकेट के लिए बहुत रोमांच का मौका साबित होगा। रविशंकर शर्मा, जिन्हें प्यार से रवि कहा जाता था, हिंदी सिनेमा के उन संगीतकारों में से थे जिन्होंने अपनी धुनों से दिलों को छू लिया। 3 मार्च 1926 को दिल्ली में जन्मे रवि ने कभी औपचारिक रूप से शास्त्रीय संगीत शिक्षा नहीं ली। उनके सुर पिता के भजनों और बचपन से ही उन्होंने हारमोनियम बजाना खुद सीखा। पिता की आर्थिक मदद के लिए इलेक्ट्रीशियन का काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा संगीत में लगा रहा। साल 1950 में रवि मुंबई आए। उनका सपना था प्लेबैक सिंगर बनना और फिल्म संगीत की दुनिया में नाम कमाना। 2 साल तक वह दिन भर स्टूडियो में भटकते रहे और रातें मलाड स्टेशन पर सोकर गुजारते। 1952 में उनकी मुलाकात हेमंत कुमार से हुई और फिल्म आनंद मठ के गीत वंदे मातरम में कोरस गाने का मौका मिला। यहीं से रवि की संगीत यात्रा शुरू हुई। रवि ने 1955 में फिल्म अलबिली से संगीत निर्देशन की शुरुआत की। इसके बाद वचन, दिल्ली का ठग, दुल्हन, घर संसार, चौधरी का चांद, मेहंदी, नई राहें, पहली रात, अपना घर जैसी फिल्मों में शानदार संगीत दिया। रवि की खासियत पहले गीत लिखवाते, फिर उसे संगीत भी व्रत करते। 1960 में चौधरी का चांद के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया। इसके बाद घराना, नजराना, प्यार का सागर, सलाम, मेमसाब, टावर हाउस और चाइना टाउन जैसी फिल्मों ने उन्हें शानदार लोकप्रियता दिलाई। 50 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें गुमराह, भरोसा, शहनाई, खानदान, वक्त, हमराद, आंखें, नीलकमल जैसी शानदार फिल्में, अनमोल, मोती, धड़कन और अमानत शामिल है। 1970 से 1982 तक रवि ने फिल्म संगीत से ब्रेक लिया। 1982 में B.R. चोपड़ा की फिल्म निकाह से ज़बरदस्त वापसी की। इसके अलावा मलयालम फिल्मों में बॉम्बे रवि के नाम से संगीत दिया। घराना और ख़ानदान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। महेंद्र कपूर द्वारा गाए कई हिट गाने भी रवि की धुनों से सज चुके हैं। 7 मार्च 2012 को आज के दिन इस महान संगीतकार ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके गीते आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। डीए न्यूज़ प्लस MD अरुण भद्रा की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि रवि को। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने 4 दशक से भी ज़्यादा लंबे कैरियर में हर तरह के किरदार निभाए। गंभीर रोल हो, कॉमेडी हो या विलेन का किरदार, अनुपम खेर हर भूमिका में इतनी शिद्दत से ढलते कि वह हमेशा यादगार बन जाते। कैरियर की शुरुआत 1970 के दशक में, तब से लेकर आज तक उन्होंने 549 फिल्मों में काम किया। अपने 71वें जन्मदिन पर उन्होंने फैंस को खुशखबरी दी कि उनकी 550वीं फिल्म घोसला 2 की शूटिंग शुरू है। अनुपम खेर ने हर किरदार में जान डाली। उनके कुछ रोल आज भी दर्शकों के दिल में बस गए हैं। सारांश में उनका शानदार रोल, कर्मा में डॉक्टर दैंग का दमदार विलेन वाला किरदार, सारांश में उन्होंने 18 साल की उम्र में रिटायर्ड शिक्षक बीवी प्रधान का खूबसूरत किरदार निभाया, जिसे दर्शक आज भी देखकर भावुक हो जाते हैं। कॉमिक टाइमिंग का जादू फिल्म राम लखन में घनश्याम के किरदार में उनकी मज़ेदार एक्टिंग और एक्सप्रेशन ने हंस कर सभी को लोटपोट कर दिया। करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता में प्रिंसिपल मल्होत्रा का हल्का फुल्का और मज़ेदार किरदार भी दर्शकों को खूब भाया। फिल्म ए वेडनेसडे में उन्होंने पुलिस कमिश्नर का गंभीर, नियंत्रित और दमदार रोल निभाया, जो उनके कैरियर के मजबूत परफॉर्मेंस में एक है। 2019 में फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभाया, जिसे आलोचकों और दर्शकों ने सराहा। अनुपम खेर की खासियत हर रोल में भाव, तालमेल, ऊर्जा डालते, चाहे रोल छोटा हो, हीरो का पार्ट हो। उनकी एक्टिंग हर बार असरदार और यादगार रहती। 4 दशक के लंबे कैरियर में हर किरदार, हर कहानी को अपने अंदाज में समझाया। 550वीं फिल्म में एक बार फिर दर्शकों के सामने आएंगे। फिल्म अभिनय तक ही सीमित नहीं रहे, उनकी मेहनत, उनकी समझ हिंदी फिल्म की अमूल्य विरासत है। उनके किरदार को फिल्मों ने बॉलीवुड में समृद्ध किया। अनुपम खेर आज भी फिल्मों और किरदारों के जरिए दर्शकों के दिलों में जिंदा है और उनकी कला हमेशा लोगों को प्रेरित करती है।
संगीत की दुनिया में कई नाम हैं जिनके गाने आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। ऐसा ही नाम है साधना सरगम, जिन्हें लोग प्यार से संगीत की साधना कहते हैं। साधना ने हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल और तेलुगु जैसी कई भाषाओं में गाने गाए। उनका सफ़र आसान नहीं था, बहुत संघर्ष करना पड़ा। आवाज़ में जो मिठास और जुनून थी वही दूसरों से अलग बनाती थी, मन को सुकून देते थे। साधना ने अपने शुरुआती दिनों में एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। लंदन में बड़ा कार्यक्रम, सोचिए बड़ा सा स्टेडियम, पूरा राउंड एरिना और सामने अमिताभ बच्चन, और वो उस वक्त नई सिंगर थी। उनके सामने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। उन्हें फिल्म ईमानदार का क्लासिकल गाना गाना था। जब उन्होंने स्टेज पर कदम रखा, नर्वस हुई, डर यह था कि कहीं दर्शक फूट ना करे। अमिताभ बच्चन और कल्याण जी आनंद जी ने उनका हौसला बढ़ाया। जैसे ही गाना शुरू हुआ, पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी। साधना ने कहा कि उसी दिन उन्हें समझ आया कि आत्मविश्वास जरूरी है। साधना का मानना कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, लोगों के दिलों को छूता है, उनकी परेशानियों को भुलाने में मदद करता है। उनके गाने सुनते ही लोगों की थकान, तनाव, परेशानी कुछ पल के लिए गायब हो जाती है। साधना सरगम ने अपने करियर में कई भाषाओं में काम किया और हर भाषा में अपनी खास पहचान बनाई है। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। डीए न्यूज़ प्लस की ओर से शकील साजिद को नमस्कार।